हेलो माय फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट 2020 जून 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं माय फ्रेंड्स। क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो याद रखिए यहाँ पे हिंदी में मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है आपको मिले, लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ओके, आपको हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ, इवन अलग से पीडीएफ टाइप किया हुआ वो मिलता है यदि आप कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो। ओके, इसके अलावा जो टॉपिक वाइज आपके सारे कोर्स को कवर किया गया है। और फिलहाल मैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2004 से 2020 तक का सारा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अब आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोर्स करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी से आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो वहीं से बैठ के पूरा कोर्स आप घर बैठे कर सकते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो कोर्स है, आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए हम फटाफट अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कि क्वेश्चन नंबर 10 आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे हैरोल्ड ब्लूम से रिलेटेड जो उनका एक बुक था एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, उसमें एक टर्म दिया हुआ है क्लेनमैन। ओके, सो ये जो क्लेनमैन है उसके बारे में पूछा गया। याद रखिए इस बुक को एक्चुअली उन्होंने 6 कैटेगरीज में बांटा गया था और क्लेनमैन फर्स्ट उसका पार्ट था। ओके, उन कैटेगरीज में फर्स्ट कैटेगरी था। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिंदी के एक न्यूज़पेपर में 2018 में हैरोल्ड ब्लूम जो कि क्रिटिक्स रहे हैं, ओके, लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, उनका क्या एक्चुअली उनकी कौन सी बात छपी थी वो देखते हैं। तो 13 मार्च 2018 हमारे उजाला की बात है, जिसमें ये चीज़ छपा था। और हैरोल्ड ब्लूम का जो अमेरिकी साहित्यिक हैं, हमें साहित्य को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, विश्वास करने, स्वीकार करने और विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि लिखने पढ़ने की प्रकृति को साझा करने के लिए। ओके, तो यदि इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं हिंदी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे। ओके, लिखने में, बोलने में तो मैं काफ़ी अच्छा हिंदी बोलता हूँ। चलिए आगे आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए ये जो हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पेज नंबर आपको आ, इस तरह से ऊपर दिया हुआ है तो मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो इनका बुक था एन एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, अ थियरी ऑफ पोइट्री। ठीक है, और इसके ऑथर हैरोल्ड ब्लूम थे और ये 1973 में पब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। ये इंग्लिश में, लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, याद रखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो इस बुक में ब्लूम ने एक्चुअली क्या किया था, याद रखिए, इस बुक को लिखने से पहले ब्लूम ने 19th सेंचुरी के जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, रोमांटिक, इसके बारे में पूरा वीडियो डिटेल्ड में है, यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरा कोर्स। तो रोमांटिक जितने पोएट थे उनका अध्ययन किया था लगभग 1 डेकेड, यानी 10 साल तक, इस बुक को लिखने से पहले, याद रखिए। और इस बुक में ब्लूम ने कहा है कि क्रिस्टोफर मार्लो के प्रभाव से शेक्सपियर अपने करियर की शुरुआत में परेशान थे। ऐसा, ये बात उन्होंने इस बुक के प्रीफेस में लिखा हुआ है। परेशान होने का मतलब ऐसा है कि देखिए, आप भी किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस रहते हैं, है ना? जैसे हम स्कूल में रहते हैं तो हम किसी टीचर से इन्फ्लुएंस रहते हैं, या भी कॉलेज में भी हम किसी टीचर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, या फिर यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेलते हैं, तो हो सकता है आप सचिन तेंदुलकर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है कि आप वीरेंद्र सहवाग से इन्फ्लुएंस रहे हो। तो आप कोशिश करते हैं ना उसकी तरह खेलने का, उसकी तरह लिखने का, उसकी तरह काम करने का। और जब आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो एक्चुअली जो कभी कभी वो प्रेशर की वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लो से प्रभावित थे और स्टार्टिंग शुरुआत में वो परेशान रहे इस तरह से, है ना? क्योंकि वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जब हम, तो वो प्रेशर और इंक्रीज होता रहता है। तो ये बात उन्होंने, हैरोल्ड ब्लूम ने लिखा है। अब आगे देखते हैं, ब्लूम ने जॉन मिल्टन, है ना? जैसे ब्लूम ने जॉन मिल्टन के बारे में, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, एडमंड स्पेंसर के अलावा लिक्रेटिस, डांटे, वॉल्ट विटमैन, और भी कईयों के बारे तक के प्रभाव को उन्होंने लिखा है कि भाई इन लोगों का किसके ऊपर कैसा प्रभाव रहा। ओके, और जो, और ये जो आप क्लेनमैन जो टर्म है वो याद रखिए, इन्होंने ही कॉइन किया था, लिक्रेटिस। ओके, तो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो ये इनका किनके ऊपर प्रभाव रहा, कैसा रहा, वो सब इस बुक में डिटेल में दिया हुआ है, जबकि हमें वो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं उसमें क्या है। और तो जो इस बुक है उसको उन्होंने 6 मेजर कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 6 मेजर कैटेगरी में बांटा है, जैसे ब्लूम ने कहा है क्या, 6 रिविजनरी रेशियो। तो आप देखिए क्या है 6 रिविजनरी रेशियो। जस्ट अ सेकेंड। सो पेज नंबर 3 पे आ गए हैं और हमने यहाँ तक पढ़ा था 6 रिविजनरी रेशियो। तो पहला ही है जो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्लेनमैन के बारे में। याद रखिए, क्लेनमैन, टेस्वेरा हो गया, कैनासिस हो गया, तो इस तरह से आपके 6 पूरे यहाँ पे कैटेगरीज में बांटा गया, जिसमें आपको क्वेश्चन आप पूछा गया फर्स्ट से रिलेटेड। ओके, तो एक वर्ड आएगा इसमें, प्रोफेसर, जैसे मैंने आपको बोला है कि स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक वोकैब को भी जो बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, तो उसको मैं पहले से ही बता दूँ। बाकी आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश के भी नोट्स पढ़ सकते हैं, और यदि
आपको हिंदी टू इंग्लिश चाहिए तो ये आपको हिंदी टू इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ओके फाइन। सो प्रिकर्सर मतलब होता है पहले वाला। ओके कोई भी तो प्रिकर्सर पोएट यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है जो पहले के पोएट। अब जैसे मान लीजिए किसी पहले के पोएट का प्रभाव रहा किसी के ऊपर, सो प्रिकर्सर पोएट यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं इस तरह से। तो क्लेनमैन में देखिए, सॉरी उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आगे की जो वॉल्यूम्स प्रिंट हुई थी उसको आगे एक तो ये वॉल्यूम प्रिंट हुआ था, ये जो बुक है ना, एनग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसके बाद जो बाकी वॉल्यूम्स पब्लिश हुआ उसको ब्लूम ने क्या कहा था, उसका नाम दिया था मैप ऑफ मिस रीडिंग। ओके, और मिस रीडिंग रिमेंबर मिस रीडिंग को मिस प्रिजन भी बोलते हैं और मैं आपको बताऊंगा। ओके सो क्लेनमैन यानी कि ब्लूम ने यह वर्ड ल्यूक्रेटिस से लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो टर्म है, ये क्लेनमैन एक लैटिन नेम है और इसको कॉइन किया था किसने, ल्यूक्रेटिस ने, याद रखिए। ठीक, तो ये यहाँ से उन्होंने लिया है और फर्स्ट कैटेगरी में उन्होंने लिखा है। अब देखिए, हर इंसान के ऊपर किसी का प्रभाव होता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और उसके जैसा बनना चाहता है, और यह इन्फ्लुएंस उसके काम करने के तरीके पर प्रभाव डालता है, याद रखिए। ठीक है, जैसे एंग्जाइटी होने जिससे अब उसके काम करने के ऊपर उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिससे एंग्जाइटी होने लग जाता है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ओके, और जैसा काम ओरिजिनल काम होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई मुझे उसकी तरह करना है, मुझे उसकी तरफ बनना है, तो प्रेशर आता है और फिर आप हो सकता है कि ओरिजिनल काम ना कर पाएँ, जो आपके अंदर ओरिजिनलिटी है उस, क्योंकि आप उसकी तरह लिखना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, है ना। जैसा प्रोफेसर पोएट करते रहें, है ना? वैसा नहीं हो पाता है। यानी कि जो पहले जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो जिस तरह का ओरिजिनल वर्क लिखते हैं, आप उसके जैसा करना चाहते हो, आप उसको उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप उसकी तरह ओरिजिनैलिटी नहीं ला पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर उसका प्रेशर है। ओके, इससे एंग्ज़ायटी बढ़ता है। सो हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो या तो वो वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? सो मैंने अभी आपको बताया था अभी ये टर्म अभी आएगा। ओके, मिसप्रिजन। ओके, सो मिसरीडिंग, सो पोएटिक मिसरीडिंग को मिसप्रिजन प्रॉपर भी बोलते हैं, और इसी चीज़ को उन्होंने इस क्लेनमैन में एक्सप्लेन किया है, तो याद रखिए। तो या तो आप वीक रीडिंग करते हैं या स्ट्रॉन्ग रीडिंग करते हैं। अब वीक रीडिंग का मतलब क्या हो गया? वीक रीडिंग यानी कि जो राइटर कहना चाहता है आपसे, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको उस तरीके से ना समझना, ठीक है? सो यदि आप उस तरीके से नहीं समझ पाते हैं जो एक्चुअली राइटर आपको बोलना चाहता है, तो वो वीक रीडिंग हो जाता है। ये पोएटिक मिस रीडिंग कहलाता है, और पोएटिक मिक्स रीडिंग ही क्या, उसका दूसरा आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मिस प्रिजन प्रॉपर। तो ये चीज़ क्लेनमैन में लिखा हुआ है, जो कि कैटेगरी 1 में है। बुक को मैंने आपको बताया था 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ये पोएटिक मिसरीडिंग है, मैंने आपको बता दिया। जैसे होमर का इन्फ्लुएंस था वर्जिल पे, और वर्जिल का इन्फ्लुएंस रहा है मिल्टन पे, है ना। मिल्टन का इन्फ्लुएंस रहा है वर्ड्सवर्थ पे, वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस रहा है उसके बाकी जो उसको फॉलो करते थे उसके स्टूडेंट्स पे। सो मार्लो का, जैसे मैंने आपको अभी बताया था और प्रीफेस में भी इस बुक के लिखा हुआ है, कि मार्लो का इन्फ्लुएंस रहा है शेक्सपियर पे, और शेक्सपियर स्टार्टिंग में थोड़े परेशान रहते इस वजह से, है ना। जब कोई राइटर लिखता है या पढ़ता है तब भी क्या होता है, प्रोफेसर पोएट का प्रभाव रहता है, और इस तरह हर एक पोयम मिस इंटरप्रिटेशन बन जाता है, ठीक है, यानी ओरिजिनल वर्क नहीं आ पाता है उस राइटर का, उस पोएट का। ओके, पेरेंट पोयम का वो मिस इंटरप्रिटेशन लिखता है, पेरेंट पोयम का वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, इस तरह से आप बोलते हैं। इस तरह ब्लूम ने मिस रीडिंग को पॉपुलर बना दिया, है ना। मिस रीडिंग बोल लीजिए या फिर आप पोएटिक मिस प्रिजन बोल लीजिए। ओके, तो याद रखिए दोनों टर्म एक ही है, ठीक है। और इस तरह ब्लूम ने मिस रीडिंग को पॉपुलर बना दिया। इसी आइडिया को आगे बढ़ाया गया किसके द्वारा, वॉल्टर जैक्सन वेट, है ना, अपने बुक में, और उनका बुक का क्या नाम था, द बर्डन ऑफ द पास्ट एंड द इंग्लिश पोइट 1970। सो इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे प्रोफेसर के दबाव में 1860 से लेकर 1830 तक ज़्यादातर राइटर ने कोई ओरिजिनल काम नहीं किया है, क्योंकि उनके ऊपर प्रोफेसर पोइट का प्रभाव रहा था, तो उन्होंने ओरिजिनल काम नहीं किया है, ठीक है। तो मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुआ है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही छोटा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एक बार पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव द पॉपुलराइज द टर्म, ओके, ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखिए, जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे बना है, वो ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, इन दोनों को मिलके ग्लोबलाइजेशन बना है। ओके, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय जापानीज, ओके, इकोनॉमिस्ट। तो एक जापानीज इकोनॉमिस्ट थे, ग्लोबल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट जब एक्चुअली वो ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, तो उस समय इस वर्ड को उन्होंने कॉइन किया है ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। इन द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय, और देखिए याद रखिए कॉइन किसने किया है, एक जापानीज इकोनॉमिस्ट ने किया है, और ये इसको पॉपुलराइज किसने किया है, रोनाल्ड
रॉबर्टसन। तो याद रखिए दोनों पॉपुलराइज और कॉइन ये दोनों अलग-अलग हैं, याद रखिए यहाँ पे इन 1980 इन द हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू में। अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है ग्लोबलाइज़ेशन और एक लोकलाइज़ेशन। इसको मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली ये चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं माँगने वाले हैं। तो ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब होता है कि वर्ल्ड आज ग्लोबल हो चुका है ना? चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें या फिर जॉब के लिए बात करें, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप देखिए मैन्युफैक्चर किसी और कंट्री में होता है, डिज़ाइनिंग किसी और कंट्री में होता है, असेंबलिंग किसी और कंट्री में होता है और सेल किसी और कंट्री में हो रहा है। दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइज़ेशन है ना? आपको किसी और कंट्री में जो कि बहुत दूर है वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ मोबाइल फ़ोन आपको आपके लोकल मार्केट में मिलता है। ओके, सो दैट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन। ठीक इंडियंस जो बीपीओज़ हैं, केपीओज़ हैं, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स या कॉल सेंटर्स बोल सकते हैं आप, तो वो बाहर के कॉल सेंटर्स के लिए इंडियंस काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट ग्लोबलाइज़ेशन, ये ग्लोबलाइज़ेशन कहलाता है। और लोकलाइज़ेशन का मतलब होता है कि लोकल एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो कंजप्शन हो रहा है, दोनों चीज़। ओके, सो प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड हो रहा है और लोकल लेवल पे भी होता है छोटी-छोटी चीज़ें। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइज़ेशन की यानी कि वर्ल्ड लेवल पे यानी कि अलग-अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन आपके लोकल मार्केट में हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है कि किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन आपके लोकल मार्केट में मिलता है वो। ठीक, तो कंजप्शन कहाँ हो रहा है? एक लोकल मार्केट में। दिस इज व्हाट एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। तो ये टर्म किसने कॉइन किया याद रखिए, और किसने इसको पॉपुलराइज किया, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 12 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये जो डिक्टम है, डिक्टम का मतलब है ना जो फेमस कहावत है या मान्यता है या अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये जो डिक्टम दिया गया है, कौन सा डिक्टम? द मीडियम इज द मैसेज, है ना? तो ये किसने कॉइन किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सीधा-सीधा आंसर तो ऑप्शन सी है, ठीक है, मार्शल मैकलन। लेकिन थोड़ा-सा आपको मैंने आपको बताया क्योंकि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हल्का-सा डिटेल में आपको दाएँ-बाएँ देखना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको सेम क्वेश्चन दे दें, बट टॉपिक सेम हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं ये जो फ्रेज़ कॉइन किया था और किन्होंने किया था, मैंने अभी आपको बताया था। एक कम्युनिकेशन थियोरिस्ट थे, ठीक, जो कि कनाडा के रहने वाले थे और उनका नाम था क्या? जो कि आपके सी ऑप्शन में भी दिया है, मार्शल मैकलन। ओके, उन्होंने अपने इस इन हिज बुक अंडरस्टैंडिंग मीडिया के चैप्टर, किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 1 में इस टर्म को कॉइन किया हुआ है। और जस्ट अ सेकेंड, जिसका चैप्टर का नाम था द एक्सटेंशन ऑफ मैन, और ये पब्लिश हुआ था आपका 1964 में। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? ही एक्सप्लेन दैट द फॉर्म्स एंड द मेथड्स यानी द मीडिया यूज्ड टू कम्युनिकेट information have significant impact on the messages they deliver. Okay, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को किस मीडिया के द्वारा आप भेज रहे हैं, ठीक है, इसका उस मैसेज पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए किसी कंट्री में वॉर हो रहा है ना, युद्ध चल रहा है, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल उसको जो आजकल टेलीविज़न है, पहले टेलीविज़न नहीं होते थे, तो पहले आप पहले की बात सोचिए जब टेलीविजन्स नहीं थे और वॉर का न्यूज़ जाता होगा, ठीक है, चलिए प्रिंट मीडिया था ऐसा मान लेते हैं हम, टीवी नहीं था लेकिन प्रिंट वाला। तो उसका इम्पैक्ट और जो चीज़ आप टीवी पे देखते हो, है ना, लाइव देख रहे हो कि भाई लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, है ना, वहाँ पे एक दूसरे को, तो दोनों का इम्पैक्ट फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? कि जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो और फ़ोटो देख रहे हो, या फिर जो आप टेलीविज़न में लाइव देखते हो या वीडियो देखते हो वहाँ पे, तो दोनों का इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं फाइनल मैसेज जो आप रिसीव कर रहे हो? तो मीडिया ये सोर्स क्या है ना? मीडियम क्या है? तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है मैसेज पे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ एनी मीडियम इज़ ऑलवेज़ अनदर मीडियम। एक और चीज़ है यहाँ पे, उससे पहले हम देखते हैं आर्टिफैक्ट का मतलब है मेड बाय अ पर्सन, है ना? तो ये जो न्यूज़ है ना? जो आपके न्यूज़ होते हैं, याद रखिए, तो उसको कौन से सोर्स से आप भेज रहे हो, इसका इसका ज़रूर फ़र्क पड़ता है। ओके, सो आर्टिफैक्ट यानी कि जो आदमी ने बनाया है, कोई भी मीडियम हो सकता है। आर्टिफैक्ट एज़ मीडिया अफ़ेक्ट एनी सोसाइटी बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटेंट, ठीक है? तो आप किस सोर्स से भेज रहे हो, उस सोर्स की वजह से जो उसका मैसेज में जो कैरेक्टर है, मैसेज में जो कंटेंट है, वो प्रभावित होता है, क्योंकि सामने वैसा ही प्रेज़ेंट होता है। सो कंटेंट ऑफ एनी मीडियम इज़ ऑलवेज़ अनदर मीडियम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंटेंट ऑफ राइटिंग है, वो क्या हो सकता है? मीडियम हो सकता है प्रिंट के लिए, प्रिंट इज़ द मीडियम फॉर टीवी एंड न्यूज़पेपर, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखिए, द कंटेंट ऑफ मीडियम इज़ ऑलवेज़ अनदर मीडियम। ओके, तो आपका कोई भी कंटेंट जो है किसी भी मीडियम का, वो दूसरे मीडियम के लिए यूज़ किया जा सकता है, दूसरे मीडियम के द्वारा, वो मीडियम हो सकता है, ठीक? ओके, सो आगे देखते हैं हम। जैसे इसको थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई करूँ, जैसे बल्ब क्या है? एक मीडियम है। किस चीज़ का मीडियम है? लाइट। अब लाइट क्या है? आपका आपके भाई आप अपना काम कर सकते हैं उससे। तो
बल्ब इज़ द मीडियम ऑफ लाइट, है ना? और लाइट क्या है? आप काम कैसे करेंगे? जब लाइट होगा तब, ठीक। तो एक चीज़ दूसरे का मीडियम हो सकता है इस तरह से। नाउ प्राइमरी फोकस शुड बी, इसलिए हमारा प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए? मीडियम। जैसे टीवी है ना? टीवी एक मीडियम है, तो मैसेज जो है वो क्लियर हो जाएगा ईजिली, ठीक है? अब यानी कि टीवी मीडियम बन गया आपको, अब उसका मैसेज क्या या उसका कंटेंट क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो ईजिली क्लियर हो जाएगा आपको टीवी के थ्रू। तो टीवी क्या हो गया? एक मीडियम है कि भाई आपको मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है, टीवी के द्वारा। तो मीडियम इज मोर इम्पोर्टेंट, रिमेंबर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ये पूछा है द मीडियम इज द मैसेज, इस डिक्टम को किसने कॉइन किया है? तो मैंने उनका नाम भी बता दिया, सी ऑप्शन, मार्शल मैकलन। ओके, और थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 का अलग वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। ऑन December 11, 1823, Raja Ram Mohan Roy addressed a letter to the British authority which pleaded for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India. So who was the letter addressed to? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, इसका तो पहले सीधा सीधा आंसर जो है 1821 में मिस्टर विल्सन ने इंडिया में संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में स्थापना करने का आइडिया दिया था। ओके, और 1823 में राजा राम मोहन रॉय ने लॉर्ड एमर्स्ट को एक लेटर लिखा था इसके विरोध में। ओके, तो इस बीच में क्या हुआ था? और क्योंकि मैंने आपको बोला है क्योंकि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको दाएं बाएं जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन ना दे करके रिलेटेड टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या था और क्या हुआ, और जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड एमस्ट यानी कि 1823 से 1828 तक रहे, और याद रखिए लॉर्ड एमस्ट के टाइम में ही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो आइडिया रखा गया था संस्कृत कॉलेज का कलकत्ता में स्थापना करेंगे, वो किन्होंने 1821 में विल्सन ने किया था। और राजा राम मोहन रॉय ने किसको लेटर लिखा था इसके विरोध में? एमस्ट को लिखा था 23 में। ओके, तो ऐसा राजा राम मोहन रॉय ने क्यों किया? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते थे, वो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो हम एक छोटा सा यहाँ पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि आपको पता चलेगा, और लॉर्ड एमस्ट के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग के बाद नए जो गवर्नर जनरल बने वो कौन थे? लॉर्ड एमस्ट। ओके, सो इसी टाइम में फर्स्ट बर्मस, जिसे बर्मा युद्ध बोला जाता है, 1824 से लेकर 1826 तक हुआ था। ओके, लॉर्ड एमस्ट के टाइम में। और याद रखिए ये सबसे महंगा युद्ध था। क्यों? क्योंकि 3000 करोड़, आप सोचिए 3000 करोड़, आज का 3000 करोड़ आप रुपए को मल्टीप्लाई करिए डॉलर से या पाउंड से, तो कितना निकल के आएगा आज के टाइम का? यानी उतना पैसा उस टाइम बर्मा को जीतने के लिए अंग्रेजों ने खर्च कर दिया था, ठीक है? ओके, जिसमें 15,000 सैनिक मरे। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये पैसे वो ब्रिटिशर्स अपने जेब से तो डालते नहीं थे, वो यहाँ पे जो शोषण करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे यहाँ के फार्मर्स का, है ना? यहाँ पे जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ था, ठीक है? तो ये जो खसूट हो रहा था उस टाइम, ये सारे पैसे यहीं से जनरेट करके यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है? उसका रिज़ल्ट क्या था? ज़ीरो। अब 1500 सैनिक जो मरे, आपको याद है कि आपको याद होना चाहिए कि इनकी अपनी खुद की आर्मी नहीं, इन्होंने यहाँ पे बाद में पहले तो छोटे-छोटे ट्रुप्स स्टार्टिंग में लेके आए थे, हम 1824 की बात कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंडियन सोल्जर ही इसमें मरे थे। तो अब सोचिए ये सिचुएशन था। ओके, तो इस टाइम में राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने वेदांत कॉलेज इन बंगाल में स्थापना की थी। याद रखिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दाएँ-बाएँ से, तो आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। तो इसी टाइम में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज इन बंगाल में स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उन्होंने 1828 में। सो 1823 में उन्होंने लेटर लिखा है, और 1828 तक लॉर्ड एमस्ट रॉय थे, है ना? अब और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए राजा राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर में हुआ था 1772 में। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड। मैं क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आप नेट का अच्छे से प्रिपरेशन आपका हो जाए। सो पेज नंबर 9, अब देखिए, ब्रिटिश एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल का सपोर्ट क्या करते थे राजा राम मोहन रॉय? क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग साइंस पढ़ें, हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचें। सो 1829 में एक्चुअली उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था, ठीक है? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला था कि लॉ बनाइए भाई, आप इसको ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो भाभी थी, उनको सती होने से नहीं रोक पाए थे, और उनका इस चीज़ का बहुत दुख था, ठीक है? तो 1929 में उन्होंने राजा राम मोहन रॉय ने बैन करवाया। ओके, और याद रखिए ब्रह्मो समाज का मैंने आपको बताया था जो स्थापना हुआ था
बाद में ये डिवाइड हो गया था ब्रह्म समाज, याद रखें। एक तो आदि ब्रह्म समाज में जिसके फाउंडर थे देवेंद्र ठाकुर, और दूसरा भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन इसके फाउंडर हुए। बाद में ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज फिर से 2 भागों में बँट गया था। ओके, सो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब याद रखिए इनको कई टाइटल दिया गया है ना? इनको यहाँ पे राजा राममोहन रॉय को कई टाइटल दिया गया है, जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है इनको, है ना? ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर बोला जाता है इनको, युगदूत दिया गया टाइटल किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ओके, पैगंबर उनको बोला गया है। ओके, फादर ऑफ नेशनलिज्म इनको बोला गया है, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। फादर ऑफ नेशनलिज्म बोला गया है। तो याद रखिए लॉर्ड एमर्स्ट के समय में ही उसने भरतपुर को जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था। और भरतपुर जब तब जाटों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, कैपिटल मानते थे जाट। और बैरकपुर विद्रोह हुआ था 1824 में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। ये भी एक इंपॉर्टेंट घटना है, आपको पता ही होगा। ओके, 24 परगना में कुछ सैनिकों के द्वारा। तो ये सब लॉर्ड एमर्स्ट के टाइम में हुआ था। और लॉर्ड एमर्स्ट के टाइम में ही, अब आपको याद रहेगा कि लॉर्ड एमर्स्ट के टाइम में क्या क्या घटनाएं हुई थी, और सबसे बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे। ओके, इसी टाइम में ही राजा राम मोहन रॉय ने इनको लेटर लिखा था। ओके, लेकिन सजेशन किसने दिया था? विल्सन ने दिया था 21 में। ओके, चलिए, सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आप एक बार पढ़ लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। फाइन, सो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 11। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार मैं फटाफट मैं भी पढ़ देता हूँ। विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर शाउट टू मेक एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल इन अ कंट्री विच रिजेंबल्स इंग्लैंड इन नथिंग। तो इंडिया जो था वो इंग्लैंड के जैसा रिजेंबल तो करता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या दावा किया था कि भाई सब कुछ इंग्लिश के जैसा बनाया जाएगा। ओके, सो एज रिकॉर्डेड बाय सर थॉमस मुनरो। तो अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या है उससे पहले मैं, ओके, यदि डायरेक्ट आप जानना चाहें तो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवेल्स। ओके, लेकिन अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। याद रखिए जो लॉर्ड कॉर्नवेल्स थे वो सेकंड गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? रेन हेस्टिंग्स। ओके, और ये सेकंड गवर्नर जनरल बने, ठीक है, ओके, कॉर्नवेल्स। तो कॉर्नवेल जो थे 1786 से 1793 तक हमारा गवर्नर जनरल बने रहे। याद रखिए ये जो कॉर्नवेल्स थे वो अमेरिका में ब्रिटिश आर्मी के जनरल हुआ करते थे, और वहाँ पे उन्होंने कॉलोनाइजेशन में बहुत हेल्प किया था। ओके, क्योंकि आपको आपको पता होगा यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो एक टाइम पे जो अमेरिका भी था वो क्या था, जो बाद में यूएसए बना है, लेकिन एक टाइम पे, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहले अलग-अलग कॉलोनीज़ थी, बाद में ये एक साथ आए और उन्होंने एक कंट्री को फॉर्म किया था, और ये कॉलोनीज़ किसकी हुआ करती थी? ब्रिटिशर्स की। ओके, तो वहाँ पे जो कॉर्नवेल थे, वो जनरल हुआ करते थे और कॉलोनाइजेशन में काफ़ी मदद कर रहे थे। तो उस समय के जो पीएम थे, यू नो अ, तो पीएम यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स। तो वो वहाँ के जो पीएम थे जो ब्रिटिशर्स के, तो उन्हें इनको उन्होंने अमेरिका से कहाँ भेज दिया इनको, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर रहे थे। अब जो वहाँ के जो ब्रिटिश पीएम उस समय जो थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको, ये काफ़ी क्लोज उनके हुआ करते थे, फ्रेंड हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको इंडिया में, भारत में भेज दिया। ओके, एज गवर्नर जनरल, ठीक है। अब जब यहाँ पे वो आ गए, तो याद रखें इनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी है, क्या कि फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ इन 1793। ओके, फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई, तो कॉन्वेज दे जो थे उन्होंने सबसे पहले कोडिफाई किया लॉ को। कोडिफाई का मतलब क्या होता है? कोडिफाई का मतलब होता है कि उन्होंने लिखा, है ना? कोडिफाई मतलब ओरल नहीं रहा, अब कोडिफाई कर दिया गया भाई, लिख लिख दिया गया है और उसको सब फॉलो करेंगे। कोडिफाई हो गया, ठीक है। जैसे आप यदि लॉ की बात कर रहे हैं, तो जैसे लॉ ऑफ टॉट होता है, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट, वो कोडिफाइड लॉ नहीं है, कोडिफाइड नहीं है। तो यानी कि और कई कंट्री में कोडिफाइड लॉ, कई लॉज कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, बस मानते हैं उसको। लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉज हैं वो कोडिफाइड है। अब जैसे इंडियन पीनल कोड की बात करें, आईपीसी बात करें, 1860 में लिखा गया, कोडिफाइड हुआ, किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, जो आज तक हम 1860 वाला आईपीसी ही फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत कम चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिए फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ वॉज कॉर्नवेलिस, एंड 1793 में उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने कोड यानी लॉ के थ्रू सेपरेट कर दिया क्या? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस, क्योंकि कोडिफाई कर दिया गया भाई, सब कुछ लिख दिया गया। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि टैक्स कलेक्शन और ये सब चीज़ें, तो इसका लॉ अलग से बना दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया, ठीक है। पहले सब कुछ मिक्स था ऐसे। तो
पहली बार सेपरेट कर दिया गया कोडिफाई करके, यानी लॉ को उसको लिख करके, ठीक है। सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा कि मतलब इस चीज़ को ये देखेंगे, और जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोर्ट एंड लॉ, जैसे कि यदि रेवेन्यू से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड मामला है, तो भाई आप दूसरी जगह जाएंगे, और जो यदि मार पिटाई हो गया या कोई झगड़ा हो गया तो जस्टिस चाहिए आपको, तो उसका अलग होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट इन्होंने ही की थी फर्स्ट टाइम, याद रखें। तो ये सब चीज़ें लॉ को कोडिफाई किया और ये सब उन्होंने किया था। ओके, तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक बार एक जैसा क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए अब पेज नंबर 12 पे देखते हैं। ये पेज नंबर 12 है। 1793 में इंट्रोड्यूस्ड व्हाट परमानेंट सेटलमेंट। ये अलग अलग लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो परमानेंट सेटलमेंट है ना, इंट्रोड्यूस कॉर्नवेल्स ने किया था, कहाँ पे, बंगाल में, जो बाद में बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में, वाराणसी में, ठीक है। अब याद रखिए उस समय जो उड़ीसा था, उस समय वाराणसी और मद्रास, यानी कि अभी चेन्नई है, जो बिहार था। तो याद रखिए ये इनका स्ट्रक्चर ना अलग था, क्योंकि अलग तरीके से रूल हो रहे थे उस समय, आज के जैसा नहीं था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उससे पहले नवाब थे, आपको पता है, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने जब लॉ बनाया तो इस तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो किनको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस को ही कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। अच्छा, टीपू सुल्तान को लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने ही थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हराया था। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना चाहिए। एंड 1793 में ही रिटर्न टू इंग्लैंड, और जहाँ पे उन्होंने कौन सा टाइटल, मार्कलेस, ओके, का टाइटल दिया गया। याद रखिए परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ कर, जैसे मैंने आपको बताया था परमानेंट सेटलमेंट को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे क्या होता था, जमींदार को फिक्स टैक्स देना होता था इस लॉ के अकॉर्डिंग, और यदि नहीं मिला तो ब्रिटिश कंपनी लैंड को बेच दिया करती थी, या फिर उस जमींदार को हटा दिया करती थी। ओके, जमींदार सरप्लस में से, जस्ट सेकेंड, सो जस्ट सेकेंड, जमींदार सरप्लस में से लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो भी बचता था, जैसे उन्होंने जो फिक्स टैक्स दिया है, तो वो तो उनको वो क्या करते थे, दे देते थे ब्रिटिशर्स को। और बाकी जो बचता था उसमें से, सरप्लस में से, ऐसा कहा जाता था कि जमींदार को वो लैंड को इम्प्रूव करना होता था, जबकि वो किया नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि उनका इंटेंशन ही नहीं होता था। जमींदार के बाद जमींदार के बच्चे ही ओनर बना करते थे, ऐसा उन्होंने इस परमानेंट सेटल में लॉ बनाया था। और जमींदार लैंड के ओनर थे, ना कि एक्चुअल कल्टीवेटर थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। फाइन, ग्रेट। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस क्वेश्चन। और आगे हम देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखिए यहाँ पे कि जो कॉर्नवेल्स ने कहा था क्या, टू मेक एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल इन अ कंट्री विच रिजेंबल इन इंग्लैंड इन नथिंग। ओके, तो याद रखिए लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने ही कहा था क्या, कि अ, एक ऐसे कंट्री, यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, जो इंग्लैंड की तरह रिजेंबल नहीं करता है, वहाँ पे सब कुछ ऐसा वो बनाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ बोलते थे, चाहे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, या कोई कोई भी डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ बोला जाता था। ओके, ना तो इन्होंने कभी भी जो फंड रिलीज होता था एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उनको कभी खर्च किया ढंग से। सो कॉर्नवेली ने परमानेंट सेटलमेंट बनाया, पर बाद में मुनरो ने इसको मुनरो सिस्टम, या रैयतवाड़ी हिंदी में हम बोलें, सिस्टम बनाया। ओके, जो साउथ में इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान को मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेस ने हरा दिया था, है ना। और ये एक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था, क्योंकि आपने इससे पहले जो परमानेंट सेटलमेंट में क्या देखा कि भाई ज़मींदार को बोला गया था कि भाई तुम कलेक्ट करो और इसमें से फिक्स अमाउंट हमें चाहिए। लेकिन मुनरो ने बाद में क्या किया, मुनरो सिस्टम यानी कि रैयतवाड़ी सिस्टम डेवलप किया था साउथ में, और टीपू सुल्तान हार गया था, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसमें डायरेक्ट कलेक्शन सिस्टम बनाया गया था कि भाई ज़मींदार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो ज़्यादा, उसमें डायरेक्ट नाम पूछा गया है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पैरा लैंग्वेज। ओके, तो पैरा लैंग्वेज, और जिसका आंसर आपका बी है, और आप उसको समझ सकते हैं यहाँ पे से, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है पैरा लैंग्वेज। ओके, तो यदि बात करें नॉन वर्बल या फिर फिक्स, जैसे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन में क्या क्या आएंगे आपके, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएंगे, जैसे कि आपको फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, गेस्चर हो गया, है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, ये सारा नॉन वर्बल आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन। ओके, और इसके एलिमेंट्स क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, या फिर आप बताएं तो पैरा लैंग्वेज का एलिमेंट क्या है। पैरा लैंग्वेज का एलिमेंट आपका एक
एक स्पीच में नॉन वर्बल एलिमेंट शामिल होते हैं, जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, आई कांटेक्ट हो गया, स्पीड, वॉइस, ओके, पॉज कहाँ पे देना है। तो ये पैरा लैंग्वेज का मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। जो ज़्यादातर जो हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं उनका पैरा लैंग्वेज भी अच्छा होता है ना, कि वो उनका फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, है ना, जब वो लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसमें उनको कहाँ पे इंटोनेशन का कहाँ पे पॉज़ देना है, उनकी स्पीड, वॉल्यूम, सब कुछ उनका अच्छा होता है। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि वो एजुकेटेड हैं और हायर पोस्ट पे उनका पैरा लैंग्वेज अच्छा होता है। सो याद रखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी, और बी में लिखा है द वे इन विच पीपल शो दैट व्हाट दे मीन other than by the words they use. Okay, fine. So आपको फिर भी डाउट होता है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, और नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।